आज जो आप जानेंगे शायद ही कभी किसी इतिहास की किताब में या किसी प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल पर आपको पूरे सच के साथ बताया गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने देश के लिए अपना घर, अपना परिवार और अपनी जान दे सकता है? हाँ, ये हमने बहुत बार सुना है। लेकिन क्या कोई इंसान अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म, अपना वजूद, अपनी पहचान और यहां तक कि अपनी पूरी आत्मा दांव पर लगा सकता है? और वो भी तब जब उसे पता हो कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका अपना देश उसे पहचानने से साफ इनकार कर देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दशकों तक खुफिया फाइलों में दफन रखा गया। आज हम उस तहखाने का दरवाजा खोलने वाले हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो सच आपके सामने आएगा वो ना सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख देगा। आपको लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, लेकिन हर एक शब्द, हर एक घटना 100% सच है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की एक छोटी सी शहर से, श्री गंगानगर। ये शहर भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बहुत करीब है। 1970 के दशक का समय था। यहाँ एक आम सा लड़का रहता था, नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कोई जेम्स बॉन्ड जैसा मस्कुलर इंसान नहीं था। वो एक आम कॉलेज स्टूडेंट था जिसे थिएटर का शौक था। उसे एक्टिंग करना बहुत पसंद था। वो स्टेज पर अलग अलग किरदार निभाता और लोग उसकी एक्टिंग के दीवाने थे। लेकिन रविंद्र को खुद नहीं पता था कि उसकी ये एक्टिंग की कला उसे दुनिया के सबसे खतरनाक मंच पर ले जाने वाली है, जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। 1975 के आसपास की बात है। रविंद्र लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर की ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। वहां उसने एक भारतीय सेना के अधिकारी का किरदार निभाया। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी, इतनी जानदार थी कि दर्शकों में बैठा एक शख्स उसे लगातार घूर रहा था। वो शख्स कोई आम दर्शक नहीं था। वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक अधिकारी था। रॉ उस वक्त ऐसे नौजवानों की तलाश में था जो बॉर्डर पार पाकिस्तान जा सकें। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। भारत को यह जानना बहुत जरूरी था कि दुश्मन के घर में क्या पक रहा है, और इसके लिए उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो न सिर्फ पाकिस्तानियों की तरह बोल सके बल्कि उनके बीच ऐसे घुल मिल जाए कि किसी को शक तक न हो। रविंद्र कौशिक रॉ की हर कसौटी पर खरा उतर रहा था। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि देश को उसकी जरूरत है, लेकिन जो काम उसे करना था वो बहुत भयानक था। सोचिए, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपको अपना परिवार, अपनी पहचान, अपना नाम, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ना है, आप कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएंगे, और अगर आप पकड़े गए तो सरकार आपको पहचानने से इनकार कर देगी, क्या आप तैयार होंगी? शायद हम में से 99% लोग तुरंत पीछे हट जाएंगे, लेकिन रविंद्र, उस 23 साल के लड़के ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर लिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली रूह कंपाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। रविंद्र को दिल्ली लाया गया। यहाँ शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग, और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। ये एक इंसान के अंदर से उसकी पूरी वजूद को मिटाने की प्रक्रिया थी। रविंद्र को सबसे पहले अपना धर्म बदलना पड़ा। उसे इस्लाम कबूल करवाया गया। यहाँ तक कि उसका खतना यानी सर्कमसिजन भी किया गया, ताकि अगर कभी उसका मेडिकल चेकअप हो तो किसी को शक न हो कि वो एक हिंदू है। उसने उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की, पाकिस्तान का भूगोल, वहां का इतिहास, वहां की राजनीति और वहां के लोगों का रहन सहन, सब कुछ उसके दिमाग में फीड किया गया। उसे नमाज पढ़ने से लेकर पाकिस्तान की अलग अलग लहजों में बात करने की बारीकियां सिखाई गई। रविंद्र कौशिक अब मर चुका था। उसकी जगह जन्म लिया था एक नई इंसान ने, नबी अहमद शाकिर। 1975 में 23 साल की उम्र में नबी अहमद शाकिर ने दुबई के रास्ते पाकिस्तान में कदम रखा। उसके पास सारी फर्जी कागजात थे जो साबित करती थी कि वो पाकिस्तान का ही नागरिक है। कराची पहुंचने के बाद उसने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया। एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठकर वहां के छात्रों के साथ पढ़ाई कर रहा था। जरा सोचिए उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हर पल, हर सेकंड ये डर कि अगर किसी ने उसे गलत तरीके से बोलती हुई सुन लिया, या अगर वो गलती से भी नींद में हिंदी बोल गया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अगर आप रविंद्र की जगह होती तो आप कितने दिन ये तनाव बर्दाश्त कर पाते? एक दिन, एक हफ्ता? रविंद्र ने ये सालों तक किया। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वो किया जिसकी कल्पना रॉ ने भी नहीं की थी। नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान सेना में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया।
और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे वो नौकरी मिल भी गई। क्या आपको लगता है कि वो यहीं रुक गया? नहीं, उसने सेना के अंदर अपने संपर्कों को मजबूत किया, अपनी मेहनत और लगन दिखाई और आर्मी के अधिकारियों का भरोसा जीत लिया। जल्द ही उसे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया गया। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास रच दिया। एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन गया। वो मेजर नबी अहमद बन गया था। अब जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। भारत का एक जासूस पाकिस्तान की सेना में मेजर की कुर्सी पर बैठा है। उसके पास पाकिस्तान सेना के हथियारों, उनकी रणनीतियों, उनकी सैन्य टुकड़ियों की हर मूवमेंट की फाइलें पहुंच रही थी। 1979 से 1983 के बीच इन 4 सालों में रविंद्र ने भारत को जो जानकारी भेजी, उसने भारत पाकिस्तान के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान जब भी राजस्थान या पंजाब के बॉर्डर पर कोई गुप्त हमला करने की योजना बनाता, दिल्ली में बैठी भारतीय सरकार को पहले ही सब पता चल जाता। रविंद्र ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कई खौफनाक जानकारियां भी रॉ तक पहुंचाई। कहा जाता है कि उसकी दी गई जानकारी की वजह से भारत ने कई संभावित युद्धों को टाला और हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। उसकी इस कामयाबी को देखकर तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने उसे एक नाम दिया था, एक ऐसा नाम जो आज भी जासूसी की दुनिया में खौफ और सम्मान के साथ लिया जाता है, द ब्लैक टाइगर। द ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान के अंदर रविंद्र की जिंदगी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। उसने वहां अमानत नाम की एक स्थानीय लड़की से शादी भी कर ली थी। उसका एक बेटा भी हुआ। अमानत को और उसके परिवार को भनक तक नहीं थी कि उनका दामाद, उनके बच्चे का पिता असल में एक हिंदू है और भारत का सबसे खतरनाक जासूस है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ब्लैक टाइगर दुश्मन के दिल में बैठकर भारत की रक्षा कर रहा था। लेकिन फिर 1983 में एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और ये गलती रविंद्र ने नहीं की थी। रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीहा। इनायत को पाकिस्तान में रविंद्र से मिलना था और कुछ जरूरी दस्तावेज लेने थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले से ही सतर्क थी। इनायत मसीहा बॉर्डर पार करते ही आईएसआई की नजरों में आ गया और पकड़ा गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको अंदर से डरा देगा। आईएसआई ने इनायत मसीहा को टॉर्चर रूम में डाल दिया। पाकिस्तान के टॉर्चर रूम्स की कहानियां सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। इनायत उस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने टूटकर सब कुछ उगल दिया। उसने बता दिया कि वो किससे मिलने आया है। उसने नबी अहमद शाकिर का नाम ले लिया। जैसे ही ये नाम बाहर आया, पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर में भूचाल आया। उनके अपने घर में, उनके अपने ऑफिस में एक भारतीय जासूस बैठा था। सितंबर 1983 पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री पुलिस ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। जब अमानत और पाकिस्तान में बैठे उसके ससुराल वालों को यह सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली नर्क तो अब रविंद्र के लिए शुरू होने वाला था। उसे सियालकोट के कुख्यात टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। लगातार 2 सालों तक 1983 से 1985 तक रविंद्र पर वो जुल्म ढाए गए जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे सोने नहीं दिया जाता था। उसके नाखूनों को प्लास से खींचकर निकाल दिया गया। उसे उल्टा लटकाकर घंटों तक पीटा जाता। भूखा प्यासा रखा गया। बिजली के झटके दिए गए। आईएसआई जानना चाहती थी कि उसने भारत को क्या-क्या जानकारी दी है और पाकिस्तान में भारत के और कितने जासूस छिपे हैं। लेकिन ब्लैक टाइगर असल में ब्लैक टाइगर था। उस इंसान ने इतनी भयानक यातनाएं सहने के बावजूद अपना मुंह नहीं खोला। उसने भारत के किसी भी दूसरे एजेंट का नाम नहीं लिया। 1985 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 16 सालों तक रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग-अलग जेलों में रखा गया। मियांवाली, कोट लखपत और न्यू मुल्तान जेल। जेल की वो काल कोठरी जहां इंसान जानवर बन जाता है, वहां रविंद्र ने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल निकाल दिए। यहां आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक और रुला देने वाला हिस्सा। जेल की काल कोठरी से रविंद्र ने छुप-छुप कर भारत में अपने परिवार को कई चिट्ठियां लिखी। उन चिट्ठियों में उसने अपने दर्द को बयां किया था। उसने अपनी एक चिट्ठी में अपने पिता को लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये उस इंसान की आत्मा की चीख थी जिसने अपना सब कुछ देश पर लुटा दिया, लेकिन जब उसे देश की जरूरत पड़ी तो देश ने अपनी आंखें मूंद ली। रविंद्र के परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इंटरनेशनल राजनीति का एक बहुत कड़वा और क्रूर नियम है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, संभावित इनकार। जब एक जासूस पकड़ा जाता है तो कोई भी सरकार उसे अपना मानने से इनकार कर देती है। भारत सरकार ने भी यही किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को पहचानने से ही मना कर दिया। जरा सोचिए, आप एक अंधेरी जेल में बंद हैं, आपके शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा है। आप हर रोज इस उम्मीद में जागते हैं कि शायद आज आपकी सरकार आपको बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी, और धीरे धीरे वो उम्मीद टूटती जाती है। आपको एहसास होता है कि आपको भुला दिया गया है, आप अपने ही देश के लिए एक लावारिस बन चुके हैं। लेकिन रविंद्र अंत तक भारत को ही अपना देश मानता रहा। जेल की बदतर हालत, खराब खाना और टॉर्चर की वजह से रविंद्र को अस्थमा और टीबी की भयानक बीमारी हो गई। उसे दिल का दौरा भी पड़ा। पाकिस्तान के जेल अधिकारियों ने उसका कोई सही इलाज नहीं करवाया। वो खून की उल्टियां करता रहा और आखिरकार 21 नवंबर 2001 को न्यू मुल्तान जेल की एक ठंडी, सीलन भरी कोठरी में भारत के सबसे खतरनाक जासूस ब्लैक टाइगर ने तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांस ली। उसे मरने के बाद सम्मान के साथ दफनाया भी नहीं गया। जेल के अधिकारियों ने जेल के ही पीछे उसे एक लावारिस की तरह दफना दिया। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के हजारों सैनिकों की जान बचाई, जिसने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, जिसने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी एक ऐसे मिशन में झोंक दी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे क्या मिला? अकेलापन, बीमारी, दर्द और गुमनामी की मौत। आज भी श्रीगंगानगर में रविंद्र का परिवार उसकी यादों को संजोए हुए है। उसकी बूढ़ी मां सालों तक अपने बेटे की राह देखती रही और अंत में उसी इंतजार में इस दुनिया से चली गई। उसके पिता की भी मौत हो गई। भारत सरकार ने रविंद्र के परिवार को कुछ पेंशन जरूर दी, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज भी रविंद्र कौशिक को वो सम्मान नहीं मिला जो एक शहीद सैनिक को मिलता है। हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति के गाने बजाते हैं। हम बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और वो इसके हकदार भी हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो बॉर्डर के पार बिना किसी वर्दी के, बिना किसी हथियार के अकेले दुश्मन की मांग में बैठे हैं, जो हर रोज मौत के साथ चाय पीते हैं, जिन्हें पता है कि अगर वो शहीद हुए तो उनके ताबूत पर तिरंगा नहीं लपेटा जाएगा, उन्हें तो कोई याद भी नहीं रखेगा। क्या रविंद्र कौशिक एक हीरो था या वो एक क्रूर सिस्टम और राजनीति का शिकार हुआ एक आम इंसान? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। अगली बार जब आप देशभक्ति शब्द सुने तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और उस 23 साल के लड़के को याद करना जिसने अपने नाम और धर्म की बलि चढ़ा दी ताकि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। और ये सिर्फ एक रविंद्र कौशिक की कहानी नहीं है। आज भी ऐसे कई ब्लैक टाइगर हैं जो अपनी पहचान मिटाकर किसी अनजाने शहर में किसी अजनबी चेहरे के पीछे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। हम उनका नाम कभी नहीं जान पाएंगे, हम उनका चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन शायद उन्हें हमारी तालियों या हमारे सम्मान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी देशभक्ति किसी मेडल की मोहताज नहीं होती। सोचिएगा जरूर।